नमस्कार बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं मानव तंत्र की। देखिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मानव तंत्र से संबंधित कुछ डिटेल बताने वाला हूं। जैसा आप सब लोग जानते हो कि जो मानव तंत्र होता है, जिनसे कि संपूर्ण मानव शरीर बना हुआ होता है, उसमें मुख्य जो मानव तंत्र होते हैं वो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र और तंत्रिका तंत्र होता है। साथ में एक तंत्र और पढ़ते हैं हम लोग, अंतःस्रावी तंत्र। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पाचन तंत्र की। देखिए, सबसे पहले तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम मैंने नेट से उठाया है। आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायग्राम है। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ मुंह से स्टार्ट होता है, और ये जो वाइट वाइट आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ये वाइट वाइट जो है श्वास नली होती है। श्वास नली में मैंने आपको कहा था, देखिए थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ। श्वास नली में मैंने आपको कहा था कि कुछ इस टाइप के छल्ले पाए जाते हैं, यूँ सी टाइप के छल्ले आपको इसके अंदर दिख रहे होंगे। ये इस तरीके से देखिए, वाइट वाइट जो है ना, ये सी टाइप के छल्ला है, जो कि इसको क्या करता है, पिचकने नहीं देता है। फिर मैंने बात करी थी कि इसमें एक स्वर यंत्र होता है, तो वो स्वर यंत्र देखिए ये वाला पार्ट है। जो स्वर यंत्र का पार्ट है ना, वो ये पार्ट है। ठीक है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कि मुंह से शुरू होकर ग्रास नली से होता हुआ अमाशय में ग्रास नली प्रवेश करती है, वो ग्रास नली आपकी कहाँ से है, इन दोनों फेफड़ों के नीचे से, बीच में से, दोनों फेफड़ों के बीच में से। ये फेफड़े आपको दिख रहा है दोनों, देखिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है ये, बहुत ही जटिल संरचना होती है पाचन तंत्र की। तो इसकी अगर हम बात करें तो देखिए ये जो पार्ट है, ये वाला यकृत का पार्ट है। ये हमारा आमाशय है। आमाशय के नीचे आपको देखने को मिलेगा, जो दिखाई नहीं दे रहा है, अग्नाशय होता है। और ये जो संरचना आपको मिल रही है, ये वाली, ये बड़ी आंत है। और इसके अंदर ये जो कुंडलित संरचना है ना, इस टाइप की, ये पूरी की पूरी क्या है, आपकी छोटी आंत है। ठीक है, जो ये यहाँ पर आकर के बड़ी आंत से मिल रही है, और ये यहाँ पर आमाशय से जुड़ी हुई है, यहाँ से होती है आमाशय से। समझ रहे हो बात। एक बात और मैं आपको बता दूं, मैंने कहा था जब श्वसन तंत्र की अपन ने बात करी थी, तो मैंने कहा था फेफड़ों के नीचे डायफ्राम पाया जाता है, जो फेफड़ों के संकुचन में मदद करता है। तो देखिए, जो सफ़ेद सफ़ेद जो पसली आपको दिख रही है, ये वाली, ये डायफ्राम है। ये क्या करती है, फेफड़ों को संकुचित होने में और शिथिलित होने में मदद करती है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायग्राम है। आपको जस्ट एक जो एक्चुअल डायग्राम क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी है इसके माध्यम से। बाकी डायग्राम आपको वो वाला ही लर्न करना है जो मैंने आपको बताया था। कौन सा वाला, देखिए ये वाला डायग्राम आपको लर्न करना है, जिसमें मैंने बिल्कुल क्लियर दिखाया है कि जो मुंह है, ये मुंह है, मुंह में दांत होते हैं और दांत भोजन के टुकड़े टुकड़े करते हैं। इसी प्रकार से मुंह में जीभ होती है, जो कि भोजन को लसलसा बनाती है, लार मिलाती है। ठीक इसी प्रकार से जो लार ग्रंथि होती है, उस लार ग्रंथि का क्या काम होता है, लार ग्रंथि के 3 काम होते हैं, जो आप इस बॉक्स से नोट कर लेंगे अच्छे से। फिर नीचे ग्रसिका दिखाई गई है आपको, आमाशय दिखाया गया है। आमाशय का क्या काम होता है वो भी इस बॉक्स से आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। आप इस बॉक्स से आमाशय के कार्य नोट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये आपका यकृत हो गया। यकृत के क्या वर्क हैं, क्या कार्य हैं, वो भी आपको बिल्कुल क्लियर इस बॉक्स में नज़र आ जाएगा। आप इस डायग्राम को अच्छे से लर्न करें, और अगर आपने डायग्राम इस फॉर्मेट में याद कर लिया तो आपको पूरा पाचन तंत्र और पूरे पाचन की क्रियाविधि आपको याद हो जाएगी, क्योंकि इस डायग्राम के साथ में ही कौन सा अंग कौन सा पाचक रस स्रावित करता है और उस पाचक रस का क्या कार्य है, और वो भोजन के कौन से पोषक तत्व का पाचन करेगा, वो इन बॉक्सेस के अंदर मैंने मेंशन कर दिया है। तो उस डायग्राम के बजाय आप ये वाला डायग्राम बनाएं,
ये डायग्राम आपके लिए लाभदायक है और आप इसको आसानी से लर्न भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ध्यान रखना बच्चों, अगर इस तरीके से आपने डायग्राम बनाया तो आपको फिर थ्योरी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने इस डायग्राम में बना दिया वही आपको क्या करना है, वही चीज़ आपको थ्योरी में डिक्टेट कर देनी है एज इट इज़। तो इस डायग्राम को अच्छे से देखें, अच्छे से इसको समझें और अच्छे से आप इसको क्या करें, लर्न कर लेंगे। ये डायग्राम आपके काम का है। इस डायग्राम के स्थान पे आपको वो वाला डायग्राम अच्छे से लर्न कर लेना है। अब देखिए अपन बात करते हैं मानव तंत्र की। मानव तंत्रों में सबसे पहले पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं हम। तो पाचन तंत्र की डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ यहाँ से। पाचन तंत्र से पहले हम क्या कर रहे हैं, पाचन तंत्र को स्टार्ट करने से पहले हम पोषण के बारे में जानकारी ले लें कि पोषण क्या होता है। तो देखिए, पोषण की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। वह प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थ में उपस्थित पोषक पदार्थों को ग्रहण किया जाता है पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी जीव और विषमपोषी जीव। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है स्वपोषी कहलाता है, जैसे हरे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल आदि। विषमपोषी में पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करता है विषम पोषीय पोषण कहलाता है, जैसे मानव इत्यादि। अब देखिए, पाचन किसे कहेंगे आप। सबसे पहले पाचन की डेफिनेशन। पाचन क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा पाचन से आप क्या समझते हैं या पाचन किसे कहते हैं। तो पाचन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, भोजन में उपस्थित जटिल पोषक पदार्थों में बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल पदार्थों में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। क्लियर हो गई बात। अब आता है मानव पाचन तंत्र। तो मानव पाचन तंत्र निम्नलिखित दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ। देखिए, सबसे पहले आहार नाल की बात करते हैं, जो कि विभिन्न अंगों से मिलकर बनी हुई होती है। देखिए, आहार नाल। आहार नाल एक लंबी नलिका के आकार की संरचना होती है जो मुंह से शुरू होकर मलद्वार तक जाती है। इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर तक होती है। आहार नाल में मुख्यतः निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। पहला अंग जो आता है आहार नाल में वो आता है मुख। देखिए, मुख। मुख ये कटोरेनुमा अंग है। मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। मुख में दो मांसल होठों से घिरा होता है जो भोजन को पकड़ने में सहायता करता है। मुख में दो संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें दांत व जीभ कहते हैं। डायग्राम में मैं आप लोगों को बता चुका कि दांत जो है यांत्रिक रूप से भोजन का पाचन करते हैं और जीभ क्या करती है, जीभ जो है भोजन को लसलसा बनाती है। इसके बाद जीभ की बारी आती है। जीभ एक मांसल संरचना होती है। इसका आगे का भाग स्वतंत्र होता है जबकि पिछला भाग लटका हुआ होता है। लटका हुआ होने से मतलब है पीछे गले के अंदर ये अटैच होता है और गले के अंदर हमें लगता है कि गले में लटक रहा है। जीभ बोलने में सहायता करता है, वह भोजन को लसलसा बनाता है। इसके बाद में ग्रसनी आती है। ये एक लंबी नलिका के आकार की संरचना होती है। ग्रसनी से होकर भोजन आहार नाल में चला जाता है तथा वायु श्वास नाल में चली जाती है। इसके बाद देखिए ग्रास नली आती है। नेक्स्ट जो आहार नाल का अंग है वो है ग्रास नली या ग्रसिका। ये एक सक्रिय पेशीय नलिका होती है जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नाल में पाचन की कोई क्रिया संपन्न नहीं होती। ध्यान रखना, ग्रास नाल में किसी भी तरीके का कोई पाचन नहीं होता है। ये केवल और केवल भोजन के परिवहन का काम करती है। यहाँ से होता हुआ भोजन आमाशय में पहुँच जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अब आमाशय की बारी आती है। आमाशय में क्या होता है, देखिए साहब, आमाशय आमाशय ये अंग्रेजी के जे के अक्षर का आकार का होता है। ये ग्रास नली व ग्रहणी के मध्य गुहा के बाएं भाग में स्थित होता है। आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, कार्डियक भाग, फंडिस भाग और जठर निर्गमी भाग। ठीक है। छोटी आंत देखिए, छोटी आंत एक कुंडलित संरचना होती है जिसकी औसतन लंबाई 7 मीटर होती है। इस भाग के द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है घृणी। ये छोटी आंत का सबसे छोटा भाग है जो भोजन का रासायनिक पाचन करता है। जितनी भी एंजाइमेटिक क्रियाएं होती है वो घृणी के अंदर संपन्न होती है। उसके बाद में आता है अग्र शुद्रांत्र। ये छोटी आंत का मध्य भाग है। इसके द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। तो अगर अवशोषण की बात की जाए तो छोटी आंत के कौन से भाग में अवशोषण होगा, घृणी वाले भाग में भोजन का अवशोषण होता है। फिर आता है शुद्रांत्र। ये छोटी आंत का अंतिम भाग है। इसके द्वारा पित्त, लवण व विटामिनों का अवशोषण किया जाता है। तो पित्त, लवण और विटामिनों का अवशोषण कहाँ होता है, शुद्रांत्र के अंदर, बड़ी आंत।
बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषण है। अपचित भोजन को मल द्वार द्वारा उत्सर्जित करता है। इसे 3 भागों में बांटा गया, अंडनाल, बृहदांत और मलाशय या रेक्टम। देखिए यहाँ पर बड़ी आंत तक हमारी जो आहार नाल है उसकी संरचना क्लियर हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आती है पाचक ग्रंथियाँ। तो देखिए पाचक ग्रंथियों में लार ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि होती है जो अमाशय में पाई जाती है, यकृत ग्रंथि होती है और अग्नाशय ग्रंथि होती है। 4 ग्रंथियाँ पाचक ग्रंथियों का काम करती है जो भोजन को पचाने में सहायक होती है। सबसे पहले बात करते हैं लार ग्रंथि की। ये ग्रंथि जीभ में पाई जाती है। इसके द्वारा लार स्रावित होती है जो भोजन को लसलसा बना देती है। लार रसों में एक एंजाइम पाया जाता है। देखिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। इसी को हम टाइलिन भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम टाइलिन भी बोलते हैं। तो ये किस में पाया जाएगा? लार में पाया जाएगा। और इसका जो काम है वो क्या है? स्टार्च का पाचन करना। मुख्य कार्य क्या है? स्टार्च का पाचन करना। आपसे पूछा जाए कि स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो स्टार्च का पाचन बच्चों मुंह से शुरू हो जाता है। इसके बाद देखिए जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में पहले ही बता चुका, अमाशय में पाई जाती है। ये ग्रंथि अमाशय में पाई जाती है। इससे जठर रस स्रावित होता है जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है। जठर रस का पीएच, ध्यान रखना, जठर रस का पीएच 1.2 से 2 तक होता है। जठर रस में 3 प्रमुख पदार्थ पाए जाते हैं। अब ये 3 प्रमुख पदार्थ कौन कौन से हैं? देखिए पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है सलेस्मा और तीसरा जो है वो कुछ एंजाइम्स होते हैं। मैंने बताया था कि अमाशय में आपरे यानी कि ये आ से अमाशय, पै से पेप्सिन और रे से रेनिन। तो ये 2 एंजाइम अमाशय के अंदर इसी जठर रस के अंदर पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्या कार्य हैं? सबसे पहले कार्य की बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को नष्ट करता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। इसके बाद सलेस्मा की बात करते हैं। सलेस्मा का क्या कार्य है? देखिए सलेस्मा जो होता है वो अमाशय को अत्यधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से बचाता है। ठीक है। इसके बाद में जो तीसरा जो पदार्थ था या तीसरी जो स्राव था वो था पेप्सिन एंजाइम। ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करता है कौन? पेप्सिन एंजाइम। ठीक है। रेनिन क्या करता है? रेनिन दूध प्रोटीन का पाचन करता है। दूध प्रोटीन को पचाता है रेनिन। ठीक है। तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा, रेनिन दूध प्रोटीन का पाचन करेगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो ग्रंथि आती है हमारे पास पाचक ग्रंथि, वो है यकृत। ये ग्रंथि छोटी आंत में पाई जाती है। ये छोटी आंत में नहीं पाई जाती है, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। आप इसको इस तरीके से पढ़ना कि ये ग्रंथि अपना रस छोटी आंत में छोड़ती है या छोटी आंत में अपना रस डालती है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये ध्यान रखना। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। इस ग्रंथि से पित्त रस स्रावित होता है। पित्त रस की प्रकृति क्षारीय होती है। पित्त रस अमाशय में बनने वाले अम्ल के प्रभाव को कम करता है तथा वसा के बड़े बड़े कणों को छोटी छोटी कोशिकाओं में तोड़ता है। नेक्स्ट जो पाचक ग्रंथि आती है वो आती है अग्नाशय। ये ग्रंथि छोटी आंत में पाई जाती है। ये भी गलत है, छोटी आंत में नहीं पाई जाती। ये ग्रंथि भी अपना रस छोटी आंत में छोड़ती है। ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हुआ है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहते हैं कि ये ग्रंथि जो है पाचक रसों के साथ साथ कुछ हार्मोन्स का श्रवण भी करती है। क्या करती है? हार्मोन स्रावित करती है और साथ में पाचक रस तो स्रावित करती है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस स्रावित होता है। ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। देखिए अग्नाशयी रस को क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम। इन तीनों के कार्य देखिए क्या है? एमाइलेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, लाइपेज वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पूर्ण पाचन कर उसे एमिनो अम्लों में तोड़ देता है। इसके बाद में आती है पाचन की क्रियाविधि। देखिए पाचन की क्रियाविधि, देखिए पाचन की क्रियाविधि। भोजन के पाचन की क्रिया कई यांत्रिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। देखिए यांत्रिक का मतलब होता है
दांतों से जो हम भोजन को चबाते हैं ना, वो भोजन को चबाना, भोजन को चबाना क्या है, इसका यांत्रिक पाचन है। भोजन का यांत्रिक पाचन क्या है, इसको जो आप धातु से चबाते हो उसी को यांत्रिक पाचन कहा जाता है। रासायनिक पाचन में जितनी भी एंजाइमेटिक क्रियाएं होती है वो सारी की सारी रासायनिक पाचन के अंदर आएगी। तो देखिए, रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। सर्वप्रथम मुख के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, मुंह से भोजन को अंतर्ग्रहित किया जाता है, निगला जाता है या मुंह के अंदर डाला जाता है। मुंह में उपस्थित दांतों की सहायता से भोजन को चबाया जाता है। दांतों की सहायता से भोजन को हम क्या करते हैं, चबाते हैं। जीभ में उपस्थित लार रस द्वारा भोजन को लसलसा बनाया जाता है। तब भोजन को क्रमानुकंचन विधि से ग्रसनी से होता हुआ ग्रसिका तथा ग्रसिका से अमाशय में पहुंचा दिया जाता है। अमाशय में 3 प्रकार के स्राव पाए जाते हैं, जिनमें क्रम से HCl, श्लेष्मा और पेप्सिन एंजाइम होते हैं। अमाशय में भोजन का पाचन लगभग 3 घंटों तक होता है। अमाशय में 3 घंटों तक भोजन का पाचन होता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, अमाशय से भोजन छोटी आंत में विभिन्न नलिकाओं द्वारा, अमाशय से छोटी आंत में भोजन पहुंचता है और विभिन्न नलिकाओं द्वारा अग्नाशयी रस, पित्त रस और आंत्र रस भी कहाँ छोड़े जाते हैं, छोटी आंत के अंदर ही छोड़े जाते हैं। यानी कि अमाशय से भोजन छोटी आंत में आता है और छोटी आंत में ही विभिन्न नलिकाओं द्वारा अग्नाशय से अग्नाशयी रस आता है, यकृत से पित्त रस आता है और आंत से, छोटी आंत से स्रावित होने वाला आंत्रीय रस भी कहाँ मिलता है, छोटी आंत में ही आकर के भोजन में मिलता है। जो देखिए क्या करता है, जो भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का पाचन करते हैं। छोटी आंत से अपचित भोजन बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत द्वारा अपचित भोजन में से जल व खनिज लवणों का अवशोषण कर लिया जाता है। ये पूछ लिया जाता है कई बार कि भोजन से जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो हमें बेसिकली ये ध्यान होता है कि अवशोषण तो छोटी आंत में ही होता है। नहीं, छोटी आंत में तो पचित भोजन का अवशोषण होता है। जल और खनिज लवणों का अवशोषण करने का काम कौन करती है, बड़ी आंत करती है। देखिए, शेष बचा ठोस भाग मल द्वार द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। इस प्रकार भोजन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये तो हो गई भोजन की क्रिया। साथ में एक एंजाइमेटिक क्रियाएं जितनी भी होती है, जितने भी एंजाइम्स होते हैं जो लार में भी पाए जाते हैं, फिर अमाशय के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, उसके बाद में अमाशय के बाद में अग्नाशय में कुछ एंजाइम्स होते हैं, फिर छोटी आंत में भी कुछ एंजाइम्स स्रावित होते हैं, यकृत से आने वाला पित्त रस। तो इनके एक टेबल मैंने बनाई है, वो टेबल मैं आप लोगों को एक बार रीड करवा देता हूँ। इस पार्ट के नीचे आप उस टेबल को भी, जब क्वेश्चन का आंसर देंगे तो उस टेबल को भी आप क्या करेंगे, ड्रॉ। देखिए, टेबल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, पाचन तंत्र से स्रावित होने वाले या पाचक रस को स्रावित करने वाला अंग या ग्रंथि, स्रावित एंजाइम, उसका कार्य और कार्यस्थल, वो कहाँ जा कर के काम करेगा अपना। सबसे पहला जो रस है या जो अंग है जो कि रस स्रावित करता, वो है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में हमने देखा था कि कौन सा रस स्रावित होता है, टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। इसका काम क्या है, पॉलीसैकेराइड को छोटे पॉलीसैकेराइड्स जैसे माल्टोज में तोड़ना। अब पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है, स्टार्च को ही पॉलीसैकेराइड बोलते हैं, ग्लाइकोजन को पॉलीसैकेराइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है, उसको छोटे कार्बोहाइड्रेट के अणु में तोड़ देता है। और ये काम कहाँ पर संपन्न होता है, ये काम मुंह के अंदर संपन्न होता है। उसके बाद में हमने बात करी थी अमाशय। अमाशय से क्या स्रावित होता है, जठररस स्रावित होता है। और जठररस में मैंने बताया था 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है और रेनिन जो है केसिन को पैराकेसिन में बदलता है। रेनिन दूध प्रोटीन होती है, ये कैसीन जो होती है ना, कैसीन क्या है, कैसीन एक दूध प्रोटीन है। दूध के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको केसिन कहा जाता है। तो रेनिन इस केसिन को पहले पैराकेसिन में बदल देता है। अब जब ये पैराकेसिन बन जाता है तो इस पैराकेसिन के ऊपर अब ये जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन वर्क करता है और इसको फिर पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। ये काम कहाँ संपन्न होगा, ये अमाशय के अंदर होता है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में अग्नाशय। अग्नाशय से स्रावित रस को पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी थी हमने। तो अग्नाशय से कौन कौन से रस स्रावित होंगे, एमाइलेज जो है स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है।
काइमोट्रिप्सिन, ये वसा को वसी अम्लों में तोड़ देता है। लाइपेज और न्यूक्लियोजेस, ये क्या काम करते हैं, ये डीएनए व आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ने का काम करता है। ये काम कहाँ संपन्न होता है, छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट देखिए, छोटी आंत से जो रस स्रावित हो रहा था उसको हमने आंतरीय रस कहा था। इसके अंदर पहला एंजाइम है माल्टेज। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ेगा। लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ेगा। सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज में तोड़ेगा। लाइपेज वसा को वसी अम्लों में बदलेगा। न्यूक्लियोजेज जो है आपका न्यूक्लिक अम्लों पर काम करेगा और इनको न्यूक्लियोसाइड्स और शर्करा के अंदर तोड़ देगा। इसके बाद में आपका जो आता है छठे नंबर पे डाईपेप्टाइडेज, ये डाईपेप्टाइड्स को अमीनो अम्लों में तोड़ देता है। फास्फेटेज जो है न्यूक्लियोटाइड्स को नाइट्रोजनी क्षारों और राइबोज शर्करा के अंदर क्या कर देता है, नाइट्रोजनी क्षार और राइबोज के अंदर इनको तोड़ने का काम करता है। अब ये नाइट्रोजनी क्षार होता है, जब आप आगे बायोलॉजी पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे प्यूरिन, पिरिमिडीन, और आपको कहना चाहिए कि थाइमीन, एडिनिन, गुआनिन, ये नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं। ये आगे की बातें हैं। यकृत की बात करें तो यकृत क्या करता है, यकृत से पित्त लवण का स्रावित होता है या पित्त रस स्रावित होता है जो कि वसा को वसी अम्लों में तोड़ता है, और ये भी अपना काम कहाँ का संपन्न करता है, छोटी आंत में संपन्न करता है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में उसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन होगा कि पाचन से आप क्या समझते हैं, तो पाचन की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो नामांकित चित्र जो सेकंड वाला मैंने आपको बताया वो नामांकित चित्र आपको बनाना पड़ेगा, पूरी तरह से उसको लेबल करना पड़ेगा। फिर इसमें पूछा जा सकता है, थर्ड पार्ट जो क्वेश्चन का हो सकता है वो ये हो सकता है कि पाचन तंत्र की बनावट का वर्णन कीजिए। तो पाचन तंत्र की बनावट में आपने देखा कि इसको दो भागों में हम बांटते हैं, आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल मुँह से शुरू होकर के मलाशय तक होती है, तो इन सब अंगों का आपको वर्णन करना है। फिर पाचक ग्रंथियों का वर्णन आपको करना है। फिर इसका फोर्थ पार्ट हो सकता है कि पाचन की क्रियाविधि को स्पष्ट कीजिए। तो पाचन की क्रियाविधि में आपको मुंह से लेकर के बड़ी आंत तक जो एक्टिविटीज़ होती है, जो क्रियाएं होती है, जो यांत्रिक और रासायनिक पाचन होता है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। साथ में ये टेबल भी आपको बतानी पड़ेगी जिसके अंदर सारी एंजाइमेटिक क्रियाएँ हो रही है, कौन सी क्रिया कहाँ हो रही है, ये पूरी आप लर्न करें इस टेबल को, तब जा कर के आपका एक 6 नंबर का क्वेश्चन तैयार होता है। जिस फॉर्मेट में मैंने आप लोगों को बताया उसी फॉर्मेट में आप इसको याद करने की कोशिश करें और उसी तरीके से लिखने की कोशिश भी करें। तो ये एक छोटी सी कोशिश करिए, मैंने क्वेश्चन का आंसर देने का पैटर्न आपको बताने की कोशिश करी है। इसके अंदर आप इसको अच्छे से सुने, अच्छे से इसको पढ़ें और वीडियो को पॉज करके आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लें, नोट कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।